हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और लिटर्स क्या होते हैं। उसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में देखेंगे, कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस हैं और कैसे हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है ना कि जिस वेरिएबल का जो वैल्यू है हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो उसे क्या होता है कि उस वेरिएबल का जो वैल्यू है एक पार्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे वो स्टोर होती है। ठीक है ना। लेकिन उस मेमोरी एड्रेस में जो वैल्यू है हम उसे बाद में चेंज कर सकते हैं नॉर्मल वेरिएबल के लिए, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल के लिए ना उस मेमोरी में जो भी वैल्यू है उसे हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। एक बार आप डिक्लेयर कर दिया, एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया उस वेरिएबल को वैल्यू को, दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते उसे। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे मैंने इंट ए से मैंने 20 से स्टोर कर लिया एक वैल्यू को। ठीक है। उसके बाद जब ए को इसे प्रिंट पहले मैं करा लेता हूँ, प्रिंट एफ %a। ठीक है। मैं ए कॉलोनी भी यहाँ पे दे देता हूँ। तो अभी हम लोग प्रिंट कराएं तो ए का वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ये क्या है 20 है। ठीक है। इस वैल्यू को ये क्या होगा कि जब इंट ए मैंने डिक्लेयर किया 20 तो क्या होगा कि एक मेमोरी लेआउट में इसका एक मेमोरी एड्रेस बना होगा, उस मेमोरी एड्रेस पे ये 20 वैल्यू स्टोर होगा। ये मैंने अच्छे से समझाया था पिछले लेक्चर में, जो लेक्चर 2 था हमारे पास वेरिएबल और डाटा टाइप्स का जो लेक्चर था उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि कैसे मेमोरी में वैल्यू स्टोर होता है, कैसे उसका एड्रेस जो है वो आइडेंटिफायर से लिंक होता है। ठीक है। ये मैंने अच्छे से बताया था उसमें। तो ये जब मैंने वेरिएबल जब डिक्लेयर किया उसमें 20 वैल्यू डाला तो ये एक मेमोरी लेआउट में एड्रेस बना होगा। ये जो भी आइडेंटिफायर है उससे एक एसोसिएट होगा एक मेमोरी, और उस मेमोरी पे ये 20 वैल्यू स्टोर होगा। लेकिन उस वैल्यू को हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 30 लिखूँ और यहाँ पे प्रिंट एफ करूँ %d और ए। तो अभी क्या होगा कि हमारे पास वैल्यू प्रिंट जब हम दोबारा प्रिंट कराए इसे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 30 वैल्यू आएगा। यहाँ पे मैं ए कर दूँ, यहाँ पे स्लैश इन करता हूँ। एस्केप सीक्वेंसेस का करेक्टर है ये हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस में अभी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये अभी समझ लो कि एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता है हमारे पास। तभी मैं प्रिंट कराऊँ इसे तो हमारे पास ये 20, और उसके बाद जब मैंने ए को जब चेंज करके जब मैंने प्रिंट कराया तो ये हमारे पास 30 प्रिंट हो गया। तो इस वैल्यू को हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक म्यूटेबल वेरिएबल है। म्यूटेबल वेरिएबल का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के वैल्यू को हम बाद में चेंज कर सकते हैं तो वो म्यूटेबल वेरिएबल माना जाता है। ठीक है। एक होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि उस वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते दोबारा, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और इम्यूटेबल वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट तरीका का यूज करते हैं, कांस्टेंट मेथड का यूज करते हैं। मेथड नहीं सॉरी, मतलब कांस्टेंट एक कीवर्ड होता है, कांस्ट कीवर्ड, उसका हम लोग यूज करके एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल को हम लोग मतलब वेरिएबल को हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो वो एरर आ जाएगा क्योंकि वो एक इम्यूटेबल वेरिएबल है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट इंट b20 में करूँ यहाँ पे। ठीक है। अभी मैं प्रिंट अगर कराऊँ तो अब %b b का वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगा आसानी से। ठीक है। यहाँ पे स्लैश इन कर देता है न्यू करेक्टर के लिए, न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँ तो देखो b हमारे पास 20 प्रिंट हो गया। अब b को मैं 30 में यहाँ पे असाइन करके प्रिंट कराऊँ %d b। ठीक है। यहाँ पे भी स्लैश एन दे दो न्यू लाइन के लिए, यहाँ पे भी दे दो। ठीक है। अभी तो देखो हमारे पास VS कोड है एडिटर, क्योंकि जितने भी मॉडर्न एडिटर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी ऐसे बिल्ड किया गया है कि वो एरर आपको कंपाइल टाइम, जो भी एरर है कंपाइल टाइम वाला, वो एरर पहले ही बता देते हैं ये लोग। जैसे कि एक्सप्रेशन मस्ट बी ए मॉडिफाइबल एल वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है तो उससे हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये पहले ही एरर बता दे रहा है आपको। लेकिन जब आप पुराने वाले जो एडिटर जब आप यूज करते थे, जैसे कि नोटपैड++ है, वो सब यूज करते थे, तब वहाँ पर ये एरर बताता नहीं था आपको। मतलब उस समझ होना चाहिए कि कॉन्स्ट कीवर्ड जब है तो इसका मतलब ये एक इम्यूटेबल वेरिएबल है और इम्यूटेबल वेरिएबल को हम लोग दोबारा असाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपको पहले ही VS कोड बता दिया, लेकिन आप अगर रन करोगे इसे तो देखो यहाँ पे एरर बताएगा, यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ अ रीड ओनली वेरिएबल b को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि b कॉन्स्ट कीवर्ड का जब आप यूज करते हो ना तो यहाँ पे इम्यूटेबल वेरिएबल बन जाता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि रीड ओनली केवल है, केवल उसे रीड कर सकते हो आप, उसमें राइट नहीं कर सकते हो वैल्यू को। मैं यहाँ पे b = 30 दे रहा हूँ तो इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ, मीन्स कि उसमें राइट कर रहा हूँ वैल्यू को। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया हूँ मैं। कॉन्स्ट कीवर्ड का मतलब यही होता है कि ये जो भी मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होगा उसको वो नॉन मॉडिफाइबल बना देता है, मीन्स कि उसका वैल्यू हम लोग दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा यहाँ पे।
इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं प्रिंट कराऊँ बी का तो सिंपल अब हमारे पास 20 प्रिंट आएगा, उसके बाद उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यही काम होता है कॉन्स्ट कीवर्ड का। कॉन्स्ट तभी हम लोग यूज करते हैं जब कोई वेरिएबल, मतलब आप प्रोग्राम में ना, आप मान लो कि प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है ना, अपना सी लैंग्वेज में, अब ऐसे कुछ वेरिएबल्स है जिसका वैल्यू आपको लगता है कि नहीं इसे मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊंगा, और मतलब कभी इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा चेंज करने का इस वेरिएबल को, तो वहाँ पे आप कांस्टेंट उसे डिक्लेयर कर देते हो। जैसे कि हम लोग जस्ट एग्जांपल में, जैसे पाई का वैल्यू हो गया कॉन्स्ट फ्लोट पाई, ठीक है ना, 3.14, ठीक है। इस वैल्यू को मतलब दुनिया में किसी से पूछोगे तो यही बताएगा पाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू कभी चेंज आप प्रोग्राम में करोगे ही नहीं, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आप पाई का वैल्यू क्यों नहीं चेंज करोगे, तो उसे कांस्टेंट डिक्लेयर कर दो कि आप उसे मतलब दोबारा आप चेंज ही नहीं कर। तो ऐसा वेरिएबल है पाई कि इसे आप पूरे प्रोग्राम में कभी चेंज ही नहीं करोगे। जैसे कि आपका नाम हो गया कॉन्स्ट कैर, आपका नेम हो गया, ठीक है, हर्ष, ठीक है। तो ये नाम हो गया, आप कभी चेंज ही नहीं करोगे पूरे प्रोग्राम में। नाम तो नाम, मतलब आपका नाम सेम ही रहेगा ना, दोबारा आप चेंज क्यों करोगे, ठीक है ना। तो आप उसे कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसे प्रिंट भी करा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये केवल रीड ओनली वेरिएबल है, केवल आप इसे रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ नेम, ठीक है। आप सिंपल इसे रीड कर सकते हो, आप इसे कभी चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रिंट, सॉरी प्रिंट एफ होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अननोन टाइप नेम बी, मैंने बी का कहाँ यूज किया हुआ, वो सॉरी, ये कुछ सेलेक्टेड कोड जब रन हो जाता है ना, तो ये देखो यहाँ पे सेलेक्टेड कोड जब रन हो जाता है तो इसलिए टेम्पलेट कोड रनर आ जाता है। यहाँ पे मैं इसे कट करके फिर से रन करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ पाई हमारे पास ये हो गया, वैल्यू ऑफ नेम हमारे पास हर्ष आ गया। ये पे स्लैश एन कर देता हूँ न्यू लाइन में आने के लिए। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो कांस्टेंट वेरिएबल को केवल हम लोग रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते उस वेरिएबल को। वो एक इम्यूटेबल वेरिएबल होता है, यहाँ पे लिख भी लो, इम्यूटेबल वेरिएबल, ठीक है। इसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कांस्टेंट मतलब डिफाइन करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो कांस्ट कीवर्ड का आपने यूज कर लिया, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज किया जाता है हच डिफाइन का यूज करके, ठीक है ना। हच डिफाइन का आप जब यूज करो ना तो वो ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज करो, ठीक है ना। जब आप मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे हो, चाहे किसी एक फंक्शन के अंदर लिख रहे हो कांस्टेंट वेरिएबल, तो आप कांस्ट कीवर्ड का यूज करो। और जब आप ग्लोबल वेरिएबल जब डिफाइन करो तो हच डिफाइन जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, वो हम लोग बाद में समझेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कैसे होता है, कि मतलब कैसे उसे डिफाइन करते हैं, जो अपना कस्टम भी बना सकते हो उसे, तो कैसे आप बना सकते हो वो चीज़, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोग बाद के आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी समझो कि कांस्टेंट डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कांस्ट कीवर्ड का यूज करके करते हैं, और एक हच डिफाइन का यूज करके करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मतलब कांस्टेंट का ये आप समझ लो कि कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि इम्यूटेबल वेरिएबल होता है, दोबारा आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। देखो अभी क्या होता है ना कि एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं ना, तो सिंपल ए डिक्लेयर कर देते हैं, सी यहाँ पे कर लो, क्योंकि ए हमने पहले ही लिटरल, यहाँ पे लिटरल बोल रहा हूँ, आइडेंटिफायर मैंने लिख लिया हुआ ए का। वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक आइडेंटिफायर को आप दोबारा नहीं उसे इनिशियलाइज कर सकते, ठीक है ना। डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोबारा नहीं कर सकते उसे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इंट सी से एक बनाया एक वेरिएबल, ठीक है ना, और मैंने केवल यहाँ पे डिक्लेयर किया था। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। और मैंने सी को 20 कर दिया यहाँ पे। तो अभी क्या होगा ना, कंपाइलर से जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सी में कोई गार्बेज वैल्यू ये स्टोर कर देगा। शुरू में क्या करेगा ना कि कोई गार्बेज वैल्यू, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे जब हम कैर में, जैसे कैर का जो रेंज है वो अगर साइंड कैर का बात करें तो -128 से 127 तक उसका रेंज होता है। तो उसमें जब हम 127 से जब ज़्यादा वैल्यू स्टोर कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे समझो कि कोई भी गार्बेज जब इसे रन करता है ना प्रोग्राम, जब कंपाइलर इसे देखता है तो कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के इसमें डाल देगा इंट सी में, ठीक है ना। उसके बाद जब उससे नीचे आएगा तो यहाँ पे सी में 20 वैल्यू फिर से असाइन करेगा उसे, ठीक है ना। तब हमारे पास प्रिंट होके, जब हम प्रिंट इसे कराते हैं प्रिंट एफ %d, तो हमारे पास सी का क्या आता है, 20 आता है।
तो सिंपल जो प्रोसेस होता है ना डिक्लेरेशन में, डिक्लेयर तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे जब कंपाइलर जब इसे रन करेगा ना तो कंपाइलर इसे सी में कोई गारेज वैल्यू उठा के डाल देगा। उसके बाद जब नीचे वाला आएगा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में आएगा तो इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना, इनिशियलाइजेशन जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 20 ये चेंज कर देता है, बाद में चेंज करता है, तब हमारे पास नीचे 20 हमारे पास प्रिंट होके आता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ही प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, प्रिंट एफ %d सी बिफोर, मैं यहाँ पे बिफोर लिख देता हूँ और %d सी, ठीक है, /n भी लिख लेते हैं यहाँ पे, और सी आफ्टर, ठीक है, दोनों को प्रिंट करने की कोशिश करें। अभी मैंने क्या किया हुआ कि सी में कोई भी केवल डिक्लेयर किया है इसे, ठीक है ना, सी में कोई मैंने वैल्यू नहीं डाला अभी, और उसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ। एक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सी में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ, फिर उसके बाद प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो सी बिफोर देखो कोई भी गारेज वैल्यू उठा कर डाल दिया यहाँ पे। सी में क्या हुआ कि कोई भी नेगेटिव वाला वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इंट सी किया हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाला हुआ है, लेकिन बिफोर में जब मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो कोई भी गारेज वैल्यू उठा कर डाल दिया। तो गारेज वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, इनिशियलाइज किया यहाँ पे, लेकिन बाद में मैंने सी को उसमें बाद चेंज किया इनिशियलाइजेशन, तब यहाँ पे हमारे पास 20 प्रिंट होके आया, सी आफ्टर 20, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक नॉर्मल वेरिएबल में ये चीज़ होता है क्योंकि ये एक म्यूटेबल वेरिएबल है। अगर ये इम्यूटेबल वेरिएबल रहता तो बाद में हम, क्योंकि गार्बेज वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज तो कर रहा है वो तो हो जाएगा, लेकिन इम्यूटेबल वेरिएबल में भी, लेकिन बाद में जब हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं उस वेरिएबल का, बाद में उसे चेंज कर रहे हैं, वो तो इम्यूटेबल वेरिएबल में हो ही नहीं सकता, वो केवल म्यूटेबल वेरिएबल में हो सकता है, जो कि ये वेरिएबल है नॉर्मल जो वेरिएबल है इसमें ही हो सकता है। अगर मैं वैसे ही कॉन्स्ट इंट करूँ और सिंपल मैं डी करूँ और ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और मैं डी को इक्वल टू यहाँ पे 20 करूँ। यहाँ पे देखो पहले ही एरर बता रहा है हमारे पास कि इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा कि कंपाइलर जब रन करेगा तो इसमें एक वैल्यू को डालेगा, गार्बेज वैल्यू को, और उसी को मैं बार बार बाद में उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इम्यूटेबल वेरिएबल में, ठीक है ना। इसलिए ये वाला जो आप सिंटेक्स लिख रहे हो, ये सिंटेक्स कॉन्स्ट के लिए वैलिड नहीं है। कॉन्स्ट वेरिएबल जो भी हम लोग बनाते हैं वहाँ पे डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल वेरिएबल पहले हम लोग डिक्लेयर करके बाद में उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये तरीका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन साथ में ही होता है। मीन्स कि जैसे मैं कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ इंट डी, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डिक्लेयर कर रहा हूँ, साथ में इनिशियलाइज भी इसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये दोनों काम यहाँ पे होना चाहिए, जिसे इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने देखो इंट यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में ही किया है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें हम सिंपल यहाँ पे डिक्लेयर करके बाद में इसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। डिक्लेरेशन और इम्यूटेबल वेरिएबल और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे इसे, ठीक है ना। ये काम हम लोग सिंपल एक नॉर्मल वेरिएबल में कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं कर सकते कि कांस्टेंट का डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन साथ में ही होता है, ठीक है ना। ये चीज़ ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि गार्बेज वैल्यू उठा के ये डालता है, गार्बेज वैल्यू के बाद में आप चेंज करोगे तो जो कि कांस्टेंट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल में ये पॉसिबल है। यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाएगा, कोई भी मैंने प्रिंट करके भी यहाँ पे दिखा दिया आपको, कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देता है -422 पता नहीं क्या डाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे सी को मैंने 20 चेंज किया इनिशियलाइजेशन, जो कि नॉर्मल वेरिएबल में पॉसिबल है क्योंकि एक म्यूटेबल वेरिएबल है, और मैंने उसे प्रिंट कराया सी को, तो यहाँ पे हमारे पास सी प्रिंट होकर आ गया। लेकिन कॉन्स्टेंट वेरिएबल में हम लोग पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गार्बेज वैल्यू जब आएगा बाद में जब उसे हम चेंज करेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन साथ में ही करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी, ठीक है। तो कांस्टेंट का कॉन्स्ट कीवर्ड से कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, ऐसे उसे प्रिंट करते, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्री प्रोसेस डायरेक्टिव का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होता है, हच डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम है जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने योर नेम करके लिख दिया यहाँ पे योर नेम, और यहाँ पे नाम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, संभव मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और इसे आप प्रिंट करा लो यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक कांस्टेंट वेरिएबल माना जाता है।
हज डिफाइन का जनरली यूज जो होता है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि इंट मेन के अंदर जो भी मैं वेरिएबल जब डिफाइन कर रहा हूँ तो ये क्या है कि कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट बोल रहा हूँ, ये एक लोकल वेरिएबल है जो इस स्कोप में ही लाई करेगा। स्कोप के बारे में भी मैंने बताया नहीं है, ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप होता है, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। अभी समझ लो कि ये जो इंट ए है वो केवल इंट मेन के अंदर ही काम करेगा, इससे बाहर जब आप इसे प्रिंट करने को प्रिंट ऐसे तो करा भी नहीं सकते हो बाहर, क्योंकि इंट मेन ही एंट्री पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का, ठीक है ना। तो ई क्या हो गया, ए क्या हो गया, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है जो कि इंट इसी स्कोप में, मतलब इस कर्ली ब्रैसेस से लेकर इस कर्ली ब्रैसेस तक ही आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर भी इसे प्रिंट करने की कोशिश करूँ, प्रिंट ए, प्रिंट एफ ए, तो ये आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड बोलेगा क्योंकि ये इसके नीचे है और मैं उसे ऊपर प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो इसका जो स्कोप है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो ऊपर मैं प्रिंट करा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये एक लोकल वेरिएबल है जो कि यहाँ से, मतलब यहाँ से इस लाइन से 12th लाइन से लेके 36 मतलब 36 लाइन तक ही वैलिड है, ठीक है। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वैसे ही ये लोकल वेरिएबल हो गया। यहाँ पे जो भी हम हज डिफाइन का यूज़ करते हैं ना, वो जनरली हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने का जो वेरिएबल का जो नाम होता है ना, वो कन्वेंशन के अनुसार कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने योर नेम लिखा, योर नेम एक वैलिड है, ये एक वैलिड वेरिएबल है, यहाँ पे वैलिड कॉन्स्टेंट वेरिएबल मैं बोलूँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जनरली जो कन्वेंशन है प्रोग्रामिंग का, कुछ कन्वेंशन होता है, ठीक है ना, जो दुनिया मानती है। तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो योर नेम जो भी वेरिएबल का मैंने नाम लिखा हुआ है, इसे जनरली कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे योर नेम को प्रिंट कराऊँ, यहाँ पे प्रिंट %s योर नेम, अभी प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ योर नेम, देखो योर नेम समहाउ हमारे पास प्रिंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कन्वेंशन के अनुसार इसे कैपिटल में ही लिखा जाना चाहिए। तो अभी दिमाग में रखो कि जो भी ग्लोबल वेरिएबल जब आप डिफाइन करो तो इसे कैपिटल में लिखो, ठीक है ना। यहाँ पे योर नेम को चेंज कर लो आप, अभी भी हम प्रिंट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो दोनों वैलिड कांस्टेंट वेरिएबल था, लेकिन हमें जनरली जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसे कैपिटल लेटर में लिखो। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे आप कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कैपिटल योर नेम को अगर चेंज करूँ मीसा, ठीक है, और देखो एक्सप्रेशन मस्ट भी है मॉडिफाइबल एल वैल्यू। तो योर नेम क्या है, एक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो जिसे आप मॉडिफाई बाद में नहीं कर सकते हो। सेम कॉन्स्ट कीवर्ड का जैसे मैंने बताया था कि इसका कैसे होता है कि इसमें आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, सेम वैसे ही हज डिफाइन से जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करोगे उसे बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्यूटेबल वेरिएबल है, ठीक है, तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिंपल लिखो, यहाँ पे वैलिड कांस्टेंट वेरिएबल और इम्यूटेबल वेरिएबल। तो ये तरीका होगा कि एक जो प्री प्रोसेसर जो हज डिफाइन का जो यूज करते हैं वो उसका यूज करके कैसे एक कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं, और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कैसे एक कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स सिंपल एक क्या बोले तो एक कोई भी वैल्यू होता है, ठीक है ना, जैसे कि 10 हो गया, 10 एक लिटरल है, इंटीजर लिटरल है। तो लिटरल सिंपल एक वैल्यू होता है जिसको टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं किसी वैल्यू का, उसी को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल लिटरल्स से एक हेडिंग डाल देता हूँ लिटरल्स, ठीक है। तो इंट मैंने लिखा h और 20 लिखा, तो यहाँ पे 20 जो हुआ एक इंटीजर लिटरल्स है, ठीक है ना, इसी को लिटरल्स बोलते हैं। जैसे मैंने फ्लोट लिखा f और मैंने 30.0 लिखा, तो इसको भी एक फ्लोट लिटरल बोलेंगे, ठीक है ना। कैर मैंने लिखा, कैर a, कैर c लिखूँगा, मैं c पहले डिफाइन कर चुका हूँ ना, तो g लिखता हूँ। तो ये क्या हो गया कि ये कैर लिटरल हो गया, ठीक है ना। वैसे ही जब आप लॉन्ग इंट जब आप लिखते हो तो इसके मतलब लिटरल्स बहुत सारे होते हैं जो मतलब एक होता है ना कि रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे लॉन्ग इंट मैं लिखूँ ना, लॉन्ग इंट li मैं लिखूँ, जैसे li एक वेरिएबल से लिखूँ, तो यहाँ पे मैं 300 लिखूँगा तो li यहाँ पे l यूज किया जाता है, ठीक है ना, 300l। तो ये क्या हो गया कि एक लॉन्ग इंट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो l मैंने लिखा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें कि जो 300 जो भी लिटरल है हमारे पास वो लॉन्ग इंट है,
बस इसे रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे फ्लोट के लिए, जैसे मैं इंट के लिए यूज करूँ, इंट के लिए कोई लिटरल नहीं होता है, लॉन्ग के लिए होता है। अनसाइंड वेरिएबल होगा, जैसे मैं इंट जैसे इंट एच इक्वल टू 20 लिखा हूँ तो यहाँ पे यू मैं लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि अनसाइंड इंट है। अनसाइंड और साइंड मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था, ठीक है ना, वो चीज़ आप पिछले लेक्चर में समझ लेना। तो यू का जो यूज होता है, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इंट एच जो है एक अनसाइंड इंट है बस। तो यू का एक लास्ट में हम लोग सफिक्स लगा देते हैं यू का, तो वो क्या हो गया कि अनसाइंड इंट हो गया। एल लगा दिया हमने तो लॉन्ग इंट हो गया, ठीक है। और डबल एल भी आई थिंक होता है, डबल एल लगा दिया तो लॉन्ग इंट होता है, ठीक है ना, वो भी हम लोग लॉन्ग इंट एल आई एल, कुछ भी लिख दो यार, वेरिएबल का नाम है एच ई लिख देता हूँ मैं, मुझे नाम लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है किसी वेरिएबल में, तो मैं एन लिख देता हूँ, जैसे कि 300 LL, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग इंट हो गया, ठीक है। अभी प्रिंट कराओ, प्रिंट एफ %d, क्या लिखा, एन लिखा था ना, अभी हम प्रिंट कराएं एन का वैल्यू ऑफ एन, और यहाँ पे स्लैश एन में दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं देखो वैल्यू ऑफ एन हम पास 300 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। योर नेम संभव के बाद ना मैंने यहाँ पे स्लैश एन नहीं दिया था, इसलिए एक ही लाइन में आ रहा था, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एन क्या हो गया, हम पास 300 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसी को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे पास अगर साइंटिफिक नोटेशन किसी का करना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ना फ्लोट SC मैंने लिखते हैं, ठीक है। और 300E प्लस मान लो कि मैं लिखता हूँ 3, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है ना, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। जब हम लोग कोई भी बड़ा नंबर जब हम लिखते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को, क्योंकि बड़ा जब अपना जैसे 3 लाख आप नंबर लिख रहे हो तो आप 3 पे 5 जीरोज लगाओगे, ठीक है ना। तो वो एक होता है कि लिखने का एक मतलब तरीका होता है कि आप क्या होता है कि कोई भी बड़ा नंबर जब आप लिख रहे हो तो आपको मतलब मैनुअली लिखना पड़ेगा, 3 पे आप 5 जीरो डालना पड़ेगा, तब वो 3 लाख हुआ, ठीक है ना। तो ये उसको आप सिंपल तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 3E करके और यहाँ पे 5 कर दो, तो इसका मतलब होता है 3 × 10⁵, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराऊँ SC का वैल्यू, ठीक है ना, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ SC %d, और यहाँ पे SC में लिखता हूँ, ठीक है ना, स्लैश एन यहाँ पे भी यूज कर लो। तो वैल्यू ऑफ SC क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 क्यों आ रहा है, F यूज करेंगे ना %d के लिए, देखो हाँ %f यूज करेंगे, मैंने फ्लोट लिखा हुआ ना, तो फ्लोट के लिए f यूज होता है, ठीक है ना, d यूज होता है इंटीजर के लिए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे 0 आ रहा था। तो SC का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, 3 पे क्या हुआ, 3 पे 5 जीरो आ जाएगा, देख लो 3 × 10⁵ मीन्स कि 3 पे 5 जीरो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो 3 पे 5 जीरो आ गया, ठीक है ना। फ्लोट वैल्यू है तो डॉट करके यहाँ पे आपको प्रेसिजन में निकलेगा, दिखेगा डेसिमल प्लेसेस भी वैल्यू, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट करने का ये भी एक लिटरल है, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन इसे बोलते हैं। तो इसका अगर यहाँ पे माइनस रहे, जैसे फ्लोट SC1 में यहाँ पे लिखूँ, ये नाम का कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये नाम मैं ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूँ, क्योंकि नाम लिखने में मुझे प्रॉब्लम होता है कि पता नहीं क्या नाम दूँ मैं, ठीक है। तो 3E यहाँ पे अगर माइनस लगा दें तो यहाँ पे सिंपल होता है 3 × 10⁻⁻5 -5, ठीक है ना। इसका मतलब समझ लो कि ये पावर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर में अच्छे से लिख नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं अप एरो का यूज कर रहा हूँ। तो समझ लो कि 3 × 10⁻⁻5 है। अगर मैं SC1 को प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ SC1 और यहाँ पे स्लैश एन भी डाल देते हैं यहाँ पे, तभी देखो 0.00030 हम पास आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाई 10⁵ हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 10⁵, तो क्या हो जाएगा 0. ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल होता है कि अगर प्लस में दिया रहा है यहाँ पे 3E + 5 अगर दिया रहा है तो समझ लो कि 3 × जो भी वैल्यू इधर वाला है वो वाला वैल्यू × 10⁻, जो प्लस जो भी वैल्यू है वो 10⁻ चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं फ्लोट SC2 लिखूँ और मैं 10 लिखूँ
10 ई कैपिटल ई और -5 लिखो। तो ये क्या हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -5 सॉरी, ठीक है। तो 10 इंटू 10 टू पावर -5 मीन्स कि 10 बाई ये क्या हो गया इक्वल टू 10 बाई 10 पे 5 जीरो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 10 पे 5 जीरो आपका आ जाएगा 2 और 3 5, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पे 1 0 0 कट जाएगा तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 5 जीरो। तो यहाँ पे क्या हो गया ये 0.0004 और एक हो जाएगा आपका 5, तो 0.40 और 5, बस ये आंसर आना चाहिए। और मैं प्रिंट कराऊँ तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ SC2 %f /n और SC2, ठीक है। तो यहाँ पे SC2 1 क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी 5 में क्यों लिखा, या नहीं लिखूँगा ना, ठीक है। मैंने 5 गलती से लिख दिया सॉरी। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे हमारे पास अगर 1 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 4 और 5 आ जाए, तो 1 को हटाइए, ये 0 को हटाइए दो, तो ये 0 का वैसे भी कोई मतलब होता नहीं है बाहर। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0.0001 आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, एक मिनट। 10 टू द 10 पर -5 हो जाएगा ना, तो 1 0 कट जाएगा तो 4 ही बचेगा ना, तो 1 0 का बच गया तो 4 ही बचेगा, तो ये 3 होगा ना, सही है। यहाँ पे सही लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो 0.30 और 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा। अब डिवाइड करके ऐसे देख लो कैलकुलेटर में, सिंपल ही है। तो ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आना चाहिए, यहाँ पे देखो ये वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि माइनस अगर हो तो 10 टू पावर माइनस चल जाता है, अगर प्लस हो तो 10 टू पावर प्लस में वो वैल्यू जाता है। इसी को मैं यहाँ पे फ्लोट SC3 लिखूँ, 10 ई कैपिटल ई +5 लिखूँगा, तो 10 इंटू 10 टू द पावर हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पे कितना जीरो हो जाएगा 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आना चाहिए। टोटल जीरोज कितना हो गया 6 जीरोज हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 0, ठीक है। तो अगर मैं SC3 को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, अब मतलब सिंपल कंसेप्ट आप समझ गए ना कि प्लस में अगर वैल्यू प्लस में रहे तो 10 टू द पावर प्लस में जाता है, और जो भी वैल्यू ई से पहले रहता है वो मल्टीप्लिकेशन में चल जाता है। जैसे 10 यहाँ पे पहले आ रहा है, मैं यहाँ पे अगर 5 दे दूँ तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास, और 5 जीरो आ जाएगा, 2 और 2 4, ये यहाँ पे 1 जीरो हटा दें यहाँ पे, तो 5 पे 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ SC3 %f तो यहाँ पे 5 पे हमारे पास 5 जीरो आ जाएगा, 2 4 और 5 जीरो, ठीक है। तो प्लस का मतलब होता है कि 10 टू पावर प्लस में आ जाएगा, माइनस में होता है कि 10 पावर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक लिटरल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी आप एक लिटरल बोलोगे। तो ये क्या होगा कि फ्लोट लिटरल हो गया आपके पास, डबल लिटरल हो गया, जैसे कि आप बोल सकते हो, और डबल आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो SC4 हो गया, ठीक है। SC4 करके आप तो क्या हो गया कि डबल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो अनसाइंड के लिए आप यूज करते हो, अनसाइंड लॉन्ग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक इंट वेरिएबल बनाया, ठीक है ना। मैंने लॉन्ग इंट मान लो बनाया, लॉन्ग इंट और n1 मैंने बनाया, ठीक है ना। चाहे num1 करके लिखा, ठीक है, num1 करके लिखा, और मैंने कोई वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं UL। अगर मैं अनसाइंड लॉन्ग इंट का बात करूँ तो UL, यू का मतलब अनसाइंड हो गया, एल का मतलब लॉन्ग हो गया, इंट के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो यूएल का मतलब होता है अनसाइंड लॉन्ग। देखो यहाँ पे अगर मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे लिख रहा है ना अनसाइंड लॉन्ग, मैं यहाँ पे होवर करूँगा तो देखो यहाँ पे लॉन्ग हमारे पास दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होवर करूँगा तो लॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल एल ही यूज होता है जनरली, लेकिन ठीक है कन्वेंशन के अनुसार कैपिटल एल ही यूज होता है, लेकिन स्मॉल भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई एरर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो यूएल का मतलब हो गया कि अनसाइंड लॉन्ग। तो ये भी एक लिटरल रिप्रेजेंटेशन है कि अनसाइंड लॉन्ग को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये सफिक्स में हम यूएल लगा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप ऐसे भी लिखो, इसे हटा भी दो तो कोई बात नहीं है, तभी ये अनसाइंड लॉन्ग इंट ही माना जाएगा, लेकिन यूएल लगा दोगे तो अनसाइंड लॉन्ग माना जाएगा,
ठीक है। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, बस टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू बोल सकते हैं, उसी को हम लोग लिटरल्स बोलते हैं, सिंपल अगर मीनिंग में बात करें तो, ठीक है ना। यहाँ पे 100.00 अगर बोले तो ये एक डबल लिटरल है, ठीक है ना। अब वैसे ही कैर लिटरल होता है, जैसे कि कैर मैं जैसे यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ पहले से कैर जी, और यहाँ पे लिखा मैंने सिंगल कोट में, जैसे कैरेक्टर जैसे लिखते हैं तो सिंगल कोट में, ये एक कैर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। कैरेक्टर को कैसे, कैरेक्टर लिटरल है इससे बोल सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल ऐसे होता है जैसे कि मैं कैर नेम मैं यहाँ पे लिखूँ, और नेम इक्वल टू, मैं नेम आई थिंक पहले आइडेंटिफायर ये डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए ये एरर बता रहा है। नेम 1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और नेम 1 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, राज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक स्ट्रिंग लिटरल हो गया, ठीक है ना। देखो ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये मैंने कैर ये नेम करके ये डबल ब्रैकेट का यूज करके यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। तो देखो सी लैंग्वेज में ना कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं होता है, जैसे कि इंट डाटा टाइप है, कैर डाटा टाइप है, ये डबल डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप है, तो इसे स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं होता है वहाँ पे। अगर यहाँ पे जब आपको स्ट्रिंग में जब डाटा लिखना हो तो आप ये इसका सिंपल मतलब होता है एरे, करेक्टर का एरे होता है। जैसे क्या एक सिंगल करेक्टर है तो आपने कैर लिख दिया, उसी को जब आप एरे में लिखोगे ना तो वो एक स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है ना कि वहाँ पे इंटरनली ऐसा कोड लिख दिया जाता है कि आप सिंपल स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे कि आप पाइथन में बात करो तो पाइथन में सिंपल आप नेम इक्वल टू आप जो भी लिखना चाहे वो लिख देते हो, लेकिन इंटरनली जब उसका कोड लिखा होगा ना वो भी एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही लिखा हो, लेकिन आपको जब वो चीज़ हिडन रहती है, आपको दिखाई नहीं देती वहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ ना, एक तरीका यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप डेफ यूज करके और स्ट्रिंग कैर स्टार करके मैं लिख लूँ, ठीक है ना, सॉरी कैर स्टार टाइप डेट कर स्टार और स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने एक डाटा टाइप डिफाइन कर लिया। ये आप अभी इस कोड के बारे में ज़्यादा मत समझो कि मैंने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप अपने आप से डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। अब मैं जहाँ भी स्ट्रिंग जहाँ भी मैंने कैर ये लिखा हुआ ना, कैर और एरे ऑफ कैरेक्टर्स मैंने लिखा हुआ, ये जो रिप्रेजेंटेशन तो होता है वो एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। एरे का अभी मतलब इतना समझो कि अब जब स्ट्रिंग लिखोगे, स्ट्रिंग का मतलब यही होता है कि वो एरे का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स का एरे होता है, ठीक है ना। एक लिस्ट है, लिस्ट आप समझो पाइथन आपने अगर पढ़ा है तो लिस्ट समझो कि लिस्ट में आप कैरेक्टर बहुत सारे कैरेक्टर्स जब लिखते हो तो क्या हो कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, उसी को सी में आपको एरे बोला जाता है, लिस्ट को ही एरे बोला जाता है। दूसरे लैंग्वेज में जैसे जावा हो गया इस सब में एरे बोला जाता है, तो सी में भी आप समझो कि एरे बोला गया। तो ये सिंपल जो है ना राज, ये राज सिंपल ये ऐसा आर ए और जे, ये समझो कि ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग का सिंपल मतलब होता है एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब मैंने जब यहाँ पे क्या हुआ ना कि जैसे मैंने दूसरे लैंग्वेज में जैसे आपको बताया कि वहाँ पे डाटा इंटरनली वो मतलब चीज़ें लिखी जाती है, लेकिन इंटरनली वो ऐसे ही होती है, वो भी एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है। जो भी आप स्ट्रिंग जो भी नाम लिखते हो वो भी एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि इंटरनली वो ऐसे कोड लिख दिया जाता है कि आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। आप सिंपल नेम इक्वल टू करके अपना नाम लिख देते हो स्ट्रिंग में, आप समझते हो कि ये सिंपल कंबाइंड है, लेकिन एक्चुअली में वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही होती है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसमें भी मतलब सी लैंग्वेज में मैंने अपना एक कस्टम डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है ना। टाइप डेफ कैर स्टार, आप समझो कि ये पॉइंटर है, पॉइंटर हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि ये कैर स्टार का क्या मतलब है। आप समझो कि मैंने स्ट्रिंग एक कस्टम डाटा टाइप मैंने डाल दिया। अब मैं जहाँ पे भी कैर ये यूज किया हूँ ना, कैर ब्रैकेट जब मैं यूज किया हूँ तो यहाँ पे सिंपल आप स्ट्रिंग कर सकते हो, स्ट्रिंग नेम ऑन, ये एक वैलिड है, मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप अलग से डिफाइन कर दिया। जब आप यहाँ पे कोड देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दिया। आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि ये एरे कैरेक्टर का एरे है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इंटरनली ये चीज़ लिख दी। अगर ये कोड मैं आपको नहीं दिखाऊँ तो आपको क्या दिखेगा ये चीज़ कि स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, इसमें मैंने एक वैल्यू लिख दिया, ठीक है ना। तो आप समझो कि ये कंबाइंड एक वैल्यू है, लेकिन ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है ना। मैंने एक कस्टम डाटा टाइप स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, प्रिंट एफ नेम वन परसेंटेज यूज करते हैं हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, नेम वन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्लैश एंड कर देता हूँ, नेम वन प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे हम पास नेम वन प्रिंट हो जाना चाहिए, नेम वन राज। देखो यहाँ पे तो मैंने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप कस्टम डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं सिंपल। इस मतलब स्ट्रिंग में जो भी डबल कोट में जो लिखा हुआ है राज, इसको हम लोग स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। मैंने ये अलग से समझा दिया आपको कि ये कैर ऑफ जो एरे मैंने लिखा हुआ था एरे ऑफ कैरेक्टर्स, वो मैंने अलग से समझा दिया, वो इसका एक्चुअली में पार्ट था नहीं,
लिटरल्स का। ठीक है, तो लिटरल्स का मतलब सिंपल होता है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे डिफिनीशन भी लिख देता हूँ। लिटरल्स नहीं हेडिंग जहाँ पे डाले थे वहीं पे देख लेते हैं, जहाँ से मैंने लिटरल्स समझाना शुरू किया था ना, यहीं पे। तो सिंपल ये टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वैल्यू। ठीक है ना, टेक्सचुअल, ठीक है, एनी वैल्यू। ठीक है ना, किसी वैल्यू का टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को लिटरल्स बोलते हैं। लिटरल्स डिफाइन करने के जो तरीके होते हैं वो मैंने बता दिया कि लॉन्ग इंट को अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे आप लिख सकते हो 300 L जब आप लगा दोगे तो लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग को लिखना चाहते हो डबल L लगा लो। कैपिटल में ही लिखा जाता है, जो कन्वेंशन है कैपिटल में भी आप लिखो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कैपिटल में ही लिखो मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग जो कन्वेंशन होता है उसे फॉलो करना चाहिए अच्छे प्रैक्टिस के लिए। तो जो अनसाइंड लॉन्ग हो गया उसके लिए यूएल यूज कर सकते हैं, और जो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी वैल्यू का, अगर कोई बड़ा नंबर है आप मतलब उसे मैन्युअली नहीं टाइप करना चाहते हो तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हमने देख लिया लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स को कैसे हम लोग लिखते हैं, और लिटरल्स का क्या मीनिंग होता है वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। और अलग से मैंने ये भी बता दिया कि कैर ऑफ जो मैंने एरे लिखा हुआ था वो जो भी मतलब स्ट्रिंग है वो क्या उसका मतलब होता है, वो क्या होता है कि सिंपल एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस, कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास होते हैं, वो मैंने नोट्स में लिख के यहाँ पे लाया हूँ कि इन सी ऑल द एस्केप सीक्वेंसेस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस का मतलब कि या तो 2 कैरेक्टर होने चाहिए या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर होगा। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ विच इज बैक स्लैश, फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा बैक स्लैश होगा, कॉल्ड द एस्केप कैरेक्टर, इसको हम लोग एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं। द रिमेनिंग कैरेक्टर हैव एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्केप सीक्वेंसेस एज पर द फॉलोइंग टेबल। ठीक है ना, तो जैसे आप सिंगल एक स्लैश देना चाहते हो तो आप डबल स्लैश का यूज करते हो, जब तभी आप एक जो स्लैश है उससे एस्केप कर सकते हो। आप सिंगल कोड देना चाहते हो तो स्लैश सिंगल कोड, डबल कोड देना चाहते हो तो स्लैश डबल कोड। जैसे मैंने यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे टॉपिक डालते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना कि प्रिंट एफ करता हूँ और प्रिंट लिखता हूँ अंगद लिखता हूँ, जैसे मान लो। ठीक है ना, मैं इसमें क्या करता हूँ कि डबल कोट में मैं लिखना चाहता हूँ अंगद। मैं जो अभी मैं प्रिंट करूँगा अंगद, ठीक है ना, अभी मैं प्रिंट करूँगा इसे तो देखो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाएगा हमारे पास अंगद। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये इसका जो आउटपुट हो ना वो ऐसे आउटपुट हो अंगद। मेरे पास आउटपुट ऐसे है, सिंपल ऐसे नहीं करके है। ठीक है ना, मेरे पास आउटपुट ऐसे है, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसी के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। तो डबल कोट के अंदर मैं अगर सिंगल कोट लिखूं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंगल कोट में मैं ला सकता हूं इसे। जैसे मैं इसका आउटपुट अगर ऐसे लाना चाहूं, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ अंगद, ऐसे करके सिंगल कोट में मैं इसको लाना चाहूँ तो अभी मैं प्रिंट करूँगा तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास सिंगल कोट में देखो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ डबल कोट में। अब मैं डबल कोट में आना चाहे तो उसका एक और तरीका है कि प्रिंट अप मैं करूँगा और मैं सिंगल कोट में लिखूँगा अंगद। लेकिन सिंगल कोट में क्या होता है कि सिंगल करेक्टर नहीं होता। अगर पाइथन में ऐसा मैं लिख के अगर डबल कोट में ऐसा करके लिखता तो पाइथन में आई थिंक क्या मतलब वहाँ पे वैलिड होता है, ये चीज़ 100% वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर एक ही करेक्टर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो, अगर मैं ऐसा प्रिंट करना चाहूँ आउटपुट, मैं ऐसा प्रिंट करना चाहूँ ऐसे करके, ये वाला डबल कोट के अंदर मैं अंगद प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो वो मैं कैसे करूँ, तो उसी के लिए हम लोग एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ उसका दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं। प्रिंट एफ यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने नोट्स में यहाँ पे चीज़ दिखाया कि जब आप डबल कोट लिखना चाहते हो तो आप बैक स्लैश और डबल कोट लिखो। ठीक है ना, डबल कोट आप चाहते हो तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बैक स्लैश डबल कोट डबल सॉरी एक मिनट, अरे यार डबल कोट। ठीक है अंगद, और मैं यहाँ पे फिर से बैक स्लैश और डबल कोट। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये डबल कोट के अंदर हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे स्लैश एन दे दो यहाँ पे तो न्यू लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे भी स्लैश एन में दे देता हूँ न्यू लाइन आने के लिए। ये भी एक एस्केप कैरेक्टर ही है जो न्यू लाइन को प्रिंट कराता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे न्यू लाइन में हमारे पास डबल कोट में आ गया। तो इस स्लैश डबल कोट का क्या मतलब हुआ कि डबल कोट दे देगा हमारे पास। स्लैश डबल कोट का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि एक डबल कोट दे देगा हमें। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक और तरीका अपना के कोशिश करूँगा प्रिंट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि यहीं पे मैं डबल कोट फिर से लिखूँ। ठीक है ना, यहाँ पे फिर से एक डबल कोट दे, तो ये एक वैलिड नहीं है सिंटेक्स, क्योंकि डबल कोट के अंदर आप डबल कोट फिर यूज करो तो वो एक वैलिड सिंटेक्स नहीं माना जाता, वो एरर आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे आप लिख ही नहीं सकते पहली बात तो। ठीक है ना,
तो यहाँ पे आपको बैक स्लैश डबल कोट का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे बैक स्लैश डबल कोट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कि आप सिंगल कोट जब यूज करना चाहते थे तो आप सिंगल कोट सिंपल यूज कर सकते हैं डबल कोट के अंदर, लेकिन उससे भी अगर ऐसे आप नहीं लिखना चाहते, उसमें भी आप एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करना चाहते हैं तो वो भी एक तरीका है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप सिंगल कोट का यूज करना चाहें तो यहाँ पे स्लैश सिंगल कोट आप लिख सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। प्रिंट एफ स्लैश में यहाँ पे डबल कोट के स्लैश मीसा में लिखूँ, यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे आप सिंगल कोट लिखो। ठीक है, अगर मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल कोट में हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो सिंगल कोट को आप कैसे प्रिंट करा, सिंगल कोट को कैसे प्रिंट कराते हो, बैक स्लैश, आप बैक स्लैश और यहाँ पे सिंगल कोट का यूज करते हैं। ठीक है, आप ये वाला जो बैक स्लैश कैरेक्टर को ही आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे ना अभी प्रिंट एफ और बैक स्लैश और हेलो लिखो। ठीक है, अभी इसे हटा देते हैं, बैक स्लैश हेलो करके प्रिंट करो, तो यहाँ पे देखो अननोन एस्केप सीक्वेंसेस ऐसे करके हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है ना, तो सिंगल बैक स्लैश, मैं चाहता हूँ कि इसका जो आउटपुट है ना वो आउटपुट ऐसे आना चाहिए, बैक स्लैश और यहाँ पे हेलो आना चाहिए, बैक स्लैश हेलो आना चाहिए प्रिंट करके। ठीक है, तो वो कैसे मैं ला सकता हूँ, आउटपुट जो हमारे पास आना चाहिए वो बैक स्लैश हेलो आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सिंगल बैक स्लैश डाल के अभी प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर बता दे रहा है कि अननोन एस्केप सीक्वेंसेस बैक स्लैश। तो यहाँ पे देखो नोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बैक स्लैश अगर आप करेक्टर चाहते हैं तो डबल बैक स्लैश आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ दिमाग में मतलब याद कर लेना इस चीज़ को। तो डबल बैक स्लैश यहाँ पे रखूँगा तो मैं यहाँ पे सिंगल बैक स्लैश को एक्सेस कर पाऊँगा। तो देखो यहाँ पे सिंगल बैक स्लैश हेलो करके हमारा प्रिंट आ रहा है ये वाला। ठीक है, एक मिनट, ये कोड रनर फिर से सिलेक्ट होकर रन हो गया तो इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ सिलेक्टेड ना हो तो अभी आप कोड रनर का यूज करके प्रिंट करोगे, देखो यहाँ पे बैक स्लैश हेलो करके प्रिंट आ गया। वैसे ही बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। एक तो हो गया कि आप अगर बैक स्लैश लाना चाहते हैं तो आपको डबल बैक स्लैश लिखना पड़ेगा। आप एक सिंगल कोट वाला कैरेक्टर लाना चाहते हैं तो बैक स्लैश सिंगल कोट लिखना पड़ेगा। डबल कोट वाला आप अगर लाना चाहते हैं तो डबल कोट वाला कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क लाना चाहते हो तो बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क आपको लिखना पड़ेगा। अलर्ट और बेल, मतलब अलर्ट और बेल जो यूज होता है ना कि आप जब उसे प्रिंट करते हो तो यहाँ पे एक टर्मिनल में एक बेल की तरह चीज़ें आती है, मतलब एक आवाज़ करेगा, आई थिंक छोटा सा बेल जैसा आवाज़ होता है, वो टर्मिनल पे डिपेंड करता है, वैसे वो जरूरी नहीं होता कि आएगा। ठीक है ना, अगर बैक स्पेस एक देना चाहते हो तो बैक स्पेस दे सकते हो। टी एक हॉरिजॉन्टल टैब देना चाहते हो। न्यू लाइन के लिए मैंने कितना यूज करके आपको बता दिया कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर आप जाना चाहते हो, न्यू लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो बैक स्लैश एन यूज होता है। मैं सबका यूज करके बताता हूँ। ये मैंने डबल का यूज कर लिया, हम लोग ने ये सिंगल कोट वाला यूज कर लिया, डबल कोट वाला यूज कर लिया, क्वेश्चन मार्क वाला यूज करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना कि सिंपल प्रिंट मैं यहाँ पे ना ऐड भी करते जाता हूँ, टोडो नहीं लिखते हैं, हमने जो चीज़ देख लिया उसे हम लोग, सॉरी अरे यार क्या हो रहा है, हाँ सिंगल कोट वाला देखो हम लोगों ने देख लिया इसमें, तो वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालते जाते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया ये वाला डबल कोट वाला, ये डबल कोट वाला हो गया, ये डबल बैक स्लैश हो गया। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ये हाईलाइट करने के लिए मैंने ये जो ब्लू कलर का आ रहा है ना, ये बेटर कमेंट्स एक एक्सटेंशन होता है, वो आप जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ब्लू कलर में ये क्वेश्चन मार्क का कोई मतलब नहीं है। आप समझो कि यहाँ पे मैं टू डू लिख देता हूँ, टू डू का मतलब थोड़ा सा कलर कर देगा ये, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने देख लिया सिंगल कोट, एक डबल कोट वाला देख लिया, एक सिंपल एक बैक स्लैश वाला देख लिया। ठीक है, इससे मैं एक मिनट, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ पे करेंगे तो ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क के लिए। ठीक है, तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन मार्क के लिए पहले प्रिंट करके देखता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क प्रिंट एफ हेलो और क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, तो यहाँ पे तो ये चीज़ प्रिंट हो जाता है क्वेश्चन मार्क। देखो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा तो देखो यहाँ पे बैक स्लैश हेलो, पहले बात तो इसको मैं
यहाँ पे स्लैश एन दे देता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैक स्लैश अगर क्वेश्चन मार्क करे तो वो भी प्रिंट होगा, ठीक है। तो वो भी, इसके लिए भी एस्केप सीक्वेंस यूज होता है, ठीक है ना। आप सिंपल क्वेश्चन मार्क के भी करके यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद आप अगर बेल और करके यूज करना चाहते हो तो इसका कोई अभी रिप्रेजेंटेशन होगा नहीं है, जैसे मैं दिखाता हूँ। अगर जैसे प्रिंट एफ हेलो ये वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ आवाज़ हमें सुनाई दिया नहीं, ठीक है ना। तो वो आप मत उसको ज़्यादा देखो, वो आपके टर्मिनल पे डिपेंड करता है बहुत सारे, ठीक है। तो सिंपल हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे होगा कि न्यू लाइन अगर देना चाहते हो दो वर्ड्स के बीच में, तो वो चीज़ आप दे सकते हो। प्रिंट एफ, मैं चाहता हूँ कि हेलो के बाद ना एक न्यू लाइन आ जाए और न्यू लाइन में वर्ल्ड आए, ठीक है। हेलो ऊपर आए और उसके नीचे वर्ल्ड आए। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्री, चाहे कुछ भी एक नाम लिख देता हूँ स्लैश एन करके, कुछ भी आप लिख लो, हेलो दोबारा लिख लो, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा, उसके नीचे वर्ल्ड आएगा, उसके बाद फिर से हेलो आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने दो जगह यूज किया है, हेलो के बाद एक न्यू लाइन मैंने किया, तो इसका मतलब जो उसके बाद वाला जो वर्ड है उसके नीचे आएगा। फिर मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज किया, एस्केप कैरेक्टर का, तो उसके नीचे फिर हेलो हमारे पास प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे पहले बात एक स्लैश एन हमें देना पड़ेगा हमेशा यहाँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हेलो आया, फिर वर्ल्ड आया, तो उसके बाद हेलो आया। तो न्यू स्लैश एन का मतलब होता है कि वो न्यू लाइन में जो भी उसके आगे वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो नीचे आ जाता है। ये वर्ल्ड जो वर्ड है हमारे पास वो हेलो के नीचे आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्लैश एन हमने न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर दिया हुआ है। तो ये हो गया कि न्यू के लिए कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा, हम पास टैब के लिए, टैब क्या होता है, टैब होता है सिंपल एक टैब स्पेस आप देना चाहते हो। ये क्या होगा कि अभी ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी मैं टैब प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये 4 का स्पेस होता है, 4 का, ठीक है ना, उसी को टैब बोलते हैं। टैब का स्पेस आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, लेकिन जनरली एक टैब का मतलब 4 स्पेसिंग होता है। मीन्स कि जब यहाँ पे था 1 2 3 4, तो ये 4 स्पेसिंग होगा। अब मैं बैक जाता हूँ यहाँ पे, फिर से टैब दबाऊंगा तो यहीं पे 4 वाला स्पेस के पास चलाएगा। ये देखो, इसके बीच में आप गन भी सकते हो, जो डॉट डॉट है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो एक टैब 4 स्पेसेस होता है, वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, लेकिन जनरली 4 स्पेस ही होता है, ठीक है ना। उसी स्पेस को किसी वर्ड के बीच में आप लाना चाहते हो तो वहाँ पे /t का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं /t का यूज करता हूँ, प्रिंट एफ हेलो /t वर्ल्ड। तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में 4 स्पेस हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने /t का यूज किया हुआ है। तभी मैं प्रिंट करूँगा तो हेलो, देखो हेलो, यहाँ पे मैं पहला बात तो इसको /n करके न्यू लाइन में लाओ, तो ये हो गया हेलो, और देखो ये बीच में 4 स्पेस हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यही जो /t का जो यूज होता है वो स्पेसिंग देने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंस, जो मैंने ये /डैश देखा, डबल कोट देखा, एक सिंगल कोट था ये, और डबल कोट, यहाँ पे बैक स्लैश अगर लाना चाहते हो क्वेश्चन मार्क के लिए आप सिंपल क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। न्यू लाइन के लिए /n का यूज होता है, और टैब का यूज होता है /t जब आप टैब स्पेस देना चाहते हो। तो ये इतने एस्केप, और भी एस्केप सीक्वेंस हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे ऑक्टा के लिए ///O होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोग मतलब उतना ज़रूरी भी नहीं है, जब आप हेक्साडेसिमल ऑक्टाडेसिमल जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बता देंगे हम लोग, ठीक है। तो इतने एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में आप जान लिए तो आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर यूज यही सारे एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यही हो गया हमारे पास, ये मतलब यहाँ पे ख़त्म होता है। कॉन्स्टेंट्स मैंने बता दिया कि 2 तरीके होते हैं कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के, एक तो हज डिफाइन प्री प्रोसेस डायरेक्टिव का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो आप कैपिटल लेटर में कन्वेंशन के अनुसार लिखो, ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। लिटर्स क्या होता है, लेटर्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से लेटर्स होते हैं जो हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, लॉन्ग के लिए $L होता है, अगर लॉन्ग होगा तो सिंगल लॉन्ग इंट के लिए /L होता है, सॉरी / बोल रहा हूँ, सिंगल L होता है, ई होता है अनसाइंड के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। लॉन्ग अनसाइंड भी होता है, अगर अनसाइंड में इसे करना चाहते हो LLU लिख दो, तो ये भी क्या हो गया कि लॉन्ग अनसाइंड हो गया इंट, तो उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए हो गया, ठीक है। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और कैसे कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे।
तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। इससे मतलब ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी मैं लेक्चर अभी बना रहा हूँ, जो भी इसका कोड है वो आप गिटहब से ले सकते हो, ठीक है ना। गिटहब का लिंक मैं जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सी गिटहब लिंक मैंने लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करके वहाँ से आप कोड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके आप उसे मतलब देख सकते हो, उसके नोट्स आप ले सकते हो सिंपल, और उसे रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो गिटहब पे मतलब जितने भी कोड है वो सारे अपलोड है, ठीक है ना। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।